तो आज हम शुरू करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अबाउट सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रोस एंड लाप्लास इक्वेशन, फ्लो नेट। आज सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट करते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास कई तरीके के सॉइल स्ट्रक्चर है। पहला है कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। जो कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, इसकी जो डाया पार्टिकल है, इट इज़ ग्रेटर देन 0.02 mm। ठीक है, तो मेजर फोर्स इज एक्टिंग इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द मेन एक्टिंग फोर्स। और इसके एग्जांपल हैं ग्रेवल, सैंड, कोर्स एंड सिल्ट। ठीक, देन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर 0.02 mm से लेके मतलब छोटा आइटम होता, वो पार्टिकल होता है 0.002 mm से लेके 0.02 mm तक जाता है। ठीक है, और इसमें जो एक्टिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो तरीके के फोर्स होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है जनरली क्ले एंड सिल्ट होता है। दीज आर हाईली पोरस सॉइल, परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हाई होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है एंड हाई वॉइड रेशियो भी होता है, ये भी लिख लीजिए। हाई वॉइड रेशियो भी होता है और लेस कंप्रेसिबल भी होते हैं। ठीक है, हाईली पोरस, लेस कंप्रेसिबल, हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी भी हाई होती है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स आर लेस। फिर आप कहेंगे कि परमेबिलिटी इतनी हाई क्यों होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की? क्योंकि क्या होता है, वॉइड्स का जो साइज़ होता है, वॉइड्स साइज़ आर लार्जर। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाता है। यहीं पे जो फाइन ग्रेन सॉइल है, पहली बात तो इनकी परमेबिलिटी लो होती है और पोरस होते हैं, हाईली पोरस होते हैं। वॉइड आर मोर, बट इनके वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड साइज जो होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। हाईली परमिएबल सॉइल होती हैं ये। ठीक है, परमिएबल सॉइल होती हैं और ये हाईली पोरस सॉइल होती हैं। ठीक, देन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर तो देख ही लिया कि डाया जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 0.02 mm से बड़ा होता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का जो साइज़, वो पार्टिकल साइज, वो साइज़ होता है वो 0.002 mm से लेके 0.02 mm होता है। ठीक है, और इस पर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगते हैं। देन अगला फोर्स देखिए, ये इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई भी पेपर देख लीजिए। फ्लोकुलेट और डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो डाया पार्टिकल है इट इज़ लेस देन 0.002 mm। फ्लोकुलेंट जो होते हैं उनका जो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और जो हमारे डिस्पर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, रैंडम स्ट्रक्चर होता है, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है और फेस टू बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये बॉडी हुई एंड ये फेस हुआ। तो फेस टू बॉडी स्ट्रक्चर होता है, रैंडम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फेस टू फेस स्ट्रक्चर होता है और ये रिपल्सिव होते हैं। मोर ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर होता है डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, और रिपल्सिव होते हैं, और यहीं पे फ्लोकुलेंट जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली परमिएबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं एंड हाई स्ट्रेंथ होती है। इनमें हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लेस स्ट्रेंथ होती है, बट लो परमिएबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्ले, और इसका मेन एग्जांपल जो है मोर ऑफ क्ले है, और इसका जो एग्जांपल है मोर ऑफ सैंड है। ठीक है, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये लिख लीजिए कि लो पोर
लो पोरस या फिर नॉन पोरस ही कह लीजिए होते हैं, और लो परमिएबिलिटी होती है इनकी। ठीक है, इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। ठीक। देन कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, हमारा जो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन पहली बात तो मिक्स होता है, लेकिन इसमें कोर्स ग्रेन ज़्यादा होता है और फाइन ग्रेन कम होता है। कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, मोर स्टेबल, लेस वाइड्स, लेस पोरोसिटी, लेस कंप्रेसिबल और बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेपर में कि विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जैसे कि मैंने कि शुरुआत में बताया था ना, लोम इज़ अ गुड सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। तो उसमें एक डेंस स्ट्रक्चर बनता है। वैसा ही स्ट्रक्चर ऐसे इसमें बनता है कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में, बट इसमें कोर्स ग्रेन ज़्यादा होता है, फाइन ग्रेन कम होता है। डेंस स्ट्रक्चर लेस परमिएबल, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लेस मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लेस सेटलमेंट होगा, हाँ लेस सेटलमेंट। देन कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, इसमें कोर्स ग्रेन कम होते हैं और फाइन ग्रेन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मोर कंप्रेसिबल होता है, मोर वॉइड्स, मोर पोरोसिटी, लेस स्टेबल एंड लेस स्ट्रेंथ। क्या नाम है, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें कोर्स ग्रेन कम और फाइन ग्रेन ज़्यादा, मोर परमिएबल नहीं, मोर पोरस, लेस स्टेबल, लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मोर सेटलमेंट। देन क्ले मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए क्ले मिनरल हमारे पास 3 तरीके के हैं क्ले में, मतलब क्ले की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 तरीके, केल्नाइट, एलाइट एंड मोंटमोलाइट। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस केल्नाइट सबसे अच्छा है, मोंटमोलाइट सबसे बेकार है। ठीक है, अब पहले मैं इनका डायग्राम बनाता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो हमारा केल्नाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए डायग्राम दे के भी वहाँ स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो हमारा जो केल्नाइट का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कुछ, ये एंड ये। ठीक है, ये हमारी हो गई। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एंड ये जो हमारा ये होता है, ये गिब्साइट, ये जो होता है ये गिब्साइट का स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा सिलिकेट का स्ट्रक्चर, ये गिब्साइट एंड ये सिलिकेट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये केल्नाइट का स्ट्रक्चर है, केल्नाइट स्ट्रक्चर। फिर ऐसा ही ये केल्नाइट हो गया। अब आता है एलाइट। एलाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें था, ये हो जाएगा हमारा आयनिक बॉन्डिंग। नहीं, अच्छा ये मोंटमोलाइट का स्ट्रक्चर है ना, मोनोलाइट, ये हमारा मोनोलाइट का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा हो गया वाटर बॉन्डिंग। ठीक, ये हमारी वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है पहली बात, और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। ये हमारा गिब्साइट हो गया, नहीं ये सिलिकेट है, एंड ये गिब्साइट है, एंड ये सिलिकेट है। तो हमारा जो गिब्साइट होता है वो मोर ऑफ रेक्टेंगल होता है, और सिलिकेट मोर ऑफ ट्रेपेजॉइडल टाइप होता है। ठीक है, देन एलाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। एलाइट का स्ट्रक्चर भी मोर ऑफ ऐसा ही होता है, मोनोलाइट जैसा। ठीक है, तो ये सिलिकेट, ये गिब्साइट, ये सिलिकेट,
ये होता है हमारा आयनिक बॉन्डिंग, ठीक, एंड इसे बोलते हैं इलाइट आयनिक बॉन्डिंग। तो ये हमारा हो गए डायग्राम्स या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम दे के भी पूछा जा सकता है, या फिर ये बीच में बॉन्ड दे के पूछ लें कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो डायग्राम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है मिनरल का, ठीक। फिर क्ले मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योलनाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। चाइना क्ले इसका अच्छा एग्जांपल है। थिकनेस ऑफ 1 गिप्साइट एंड 1 सिलिकेट इज 7 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक। देन एलाइट, वाटर बॉन्डिंग होती है बॉन्ड मोनोलाइट में। वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है, थिकनेस 8 एंगस्ट्रॉम, और ब्लैक कॉटन सॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन एलाइट एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, 10 एंगस्ट्रॉम का वो होता है, और लेटराइट सॉइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट सॉइल में जो मिनरल होता है वो कौन सा होता है, तो एलाइट होता है। देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बताया था 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी कल। देन बल्किंग ऑफ सैंड, देखिए बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। जो हमारी सैंड है, जैसे हमारी सैंड है, इस सैंड के अंदर चारों तरफ वाटर फिल्म की लेयर बन जाती है, एड्ज ऑफ वाटर जैसे बोलते हैं। इससे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। हैपेंस इन लूज सैंड फर्स्ट थिंग। और देखिए इससे क्या होता है, कितने परसेंटेज पे कितना हमारा जो वॉल्यूम चेंज आया सैंड में वो देखते हैं। 2% पे 15%, 3% पे 20, 4% पे 25, एंड जो मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है वो 5% पे होता है, अराउंड 30 से लेके 40% तक। जब फर्दर पानी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब ट्रकों में मोरम भरते हैं तो उन मोरम को भरने के बाद ऊपर से पानी डाल, देखिए थोड़ा बहुत पानी डालना तो इम्पोर्टेंट है, ताकि जब ट्रक चले तो मिट्टी वो मोरम उड़े ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डालना समझ आता है, बट क्या करते हैं वो ज़्यादा पानी भर देते हैं। जो हमारे लेबर्स और ठेकेदार होते हैं वो ज़्यादा पानी भर देते हैं ताकि वॉल्यूम कम आए, लगे ज़्यादा आती कम है, वॉल्यूम ऑफ सैंड बढ़ जाता है। तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं कि आप और पानी भर दीजिए। जब ज़्यादा पानी भरने लगेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये एक रेमेडी है, कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर कल कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे तो जगह बची नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रीन, पहली बात तो पहले ये देख लेते हैं, ये मिनरल से रिलेटेड जो ग्रेन साइज़ है वो जो मोनोलाइट में सबसे नहीं, अच्छा पहले इधर रखते हैं। क्योलनाइट में जो होता है सबसे बड़ा होता है, फिर इलाइट का होता है, एंड देन मोनोलाइट का होता है, ठीक है। ग्रेन साइज़ और बॉन्ड मैंने बता ही दिया था कि इसका सबसे ज़्यादा होता है। स्वेलिंग जो स्वेलिंग होती है ऑन एडिशन ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा मोनोलाइट में होता है, देन इलाइट में होता है, एंड सबसे कम जो होता है वो क्योलनाइट में होता है, ठीक है। बॉन्डिंग एंड प्लास्टिसिटी, जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी। तो मोनोलाइट सबसे ज़्यादा प्लास्टिक, फिर इलाइट, एंड देन फिर क्योलनाइट, ठीक है। देन फर्दर डिस्कस करते हैं कि कल एक पार्ट रह गया था कि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि होमोजीनियस मीडियम के लिए और नॉन होमोजीनियस मीडियम के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ कि फॉर होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, फॉर होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो होता है K-H/NF/ND। तो ये तो फॉर्मूला होता है, बट K- हो गई, ठीक है। और जो K- की वैल्यू होती है वो होती है KX/KY का रूट फॉर 2D, और यहीं पे 3D जो होगा KX, KY एंड KZ,
फॉर 3D। तो ये हो गया हमारा फॉर होमोजीनस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। ठीक है, देन आगे डिस्कस करते हैं। आगे ये लाइट जो है इसमें इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2:1 का मिनरल होता है कॉल्ड 2:1 मिनरल, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको कहते हैं केल्नाइट को 1:1 का मिनरल, और इसको 2:1 की बॉन्डिंग कहते हैं इसमें, या मिनरल कहते हैं। तो याद रखिएगा केल्नाइट को 1:1, क्योंकि गिब्साइट और सिलिकेट की जो एक लेयर होती है, ठीक है, और केल्नाइट और इलाइट में 2:1 का। ठीक है, देन फर्दर डिस्कस करते हैं और क्या क्या डिस्कशन के लिए हमारे पास बचा है। और हम लोग डिस्कस क्या कर सकते हैं, अब हमारा है ये तो हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया था ना यहाँ पे। अच्छा, शायद पेज रिपीट हो गया है मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब ये पढ़ते हैं कि द डे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये ड्राई लिखा है। ठीक है, द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है ऑन एडिशन ऑफ वाटर, इट इज़ ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा। देन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फर्स्ट थिंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारी परमेबिलिटी है ये साइज़ ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी परमेबिलिटी लो होती है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, जैसे कि सैंड। क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इजीली, पहली बात तो परमेबिलिटी क्या होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल होता है उसे परमेबिलिटी कहते हैं। तो सैंड के थ्रू या ग्रेवल के थ्रू ईजिली फ्लो की जा सकती है वाटर, तो उसकी परमेबिलिटी हाई है। जैसे कि ग्रेवल की जो परमेबिलिटी है इट इज़ ग्रेटर देन 1, और परवियस कैरेक्टरिस्टिक्स है। सैंड की 1 से लेके 10.-3, एंड सेल्ट की 10.-3 से लेके 10.-6, और क्ले की जो होती है 10.-6 से लेके 10.-9 होती है। और ये इम्परवियस होती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स परमेबिलिटी, और जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ये यूनिट याद रखिएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, देन डार्सी लॉ। देखिए, डार्सी लॉ अजम्पशन थे इनके, ये डिफाइन करते हैं अबाउट परमेबिलिटी थ्रू सॉइल। तो लेमिनार फ्लो होता है, पहली बात तो अजम्पशन, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सैचुरेटेड, velocity of flow is directly proportional to the hydraulic gradient, flow is steady and flow is towards the well is symmetrical and horizontal। ये भी इनका assumption था, जो flow होता है towards the well is symmetrical and horizontal। ठीक, और तो इनने फॉर्मूला दिया था कि velocity is directly proportional to hydraulic gradient। hydraulic gradient का फॉर्मूला हेड लॉस अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये जब कोफिशिएंट डायरेक्टली को प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है ये हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, और हमारा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, वेलोसिटी अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हमारे पास वेलोसिटी है ये k/i, और जिसे आगे और बढ़ाया गया तो k हेड लॉस अपॉन लेंथ हो गया, फिर इंटू एरिया कर देंगे, फिर डिस्चार्ज का फॉर्मूला किया से याद रख सकते हैं। देन क्या होता है, जब फ्लो इन ग्रेवल होता है वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, तो हमारा डार्सी लॉ वैलिड नहीं होता है। तो डार्सी लॉ जो वैलिड होता है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर फाइन सैंड्स, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो एक पॉइंट और है कि हमारी जो ये वेलोसिटी है, मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एक अज्यूम्ड वेलोसिटी है। असली वेलोसिटी जो हमारा वाटर है वो तो सीप करता है।
तो सीपेज के बेसिस पे हमारा जो सीपेज वेलोसिटी उसको डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है अपॉन पोरोसिटी, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे अभी आरआरबी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि सीपेज वेलोसिटी, पहली बात तो ये होता है, ठीक है। अब इसको एक खोल के और भी अच्छे से बनाया जा सकता है कि जो हमारी अच्छा यहाँ पे नहीं बताता मैं, यहाँ नीचे बता देता हूँ, एक पेज ऐड करते हैं या फिर ऊपर वाले पेज में बताता हूँ। तो क्या था हमारी जो सीपेज वेलोसिटी है, इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, और जो हमारी पोरोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो ये रखते हैं वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ठीक, एरिया ऑफ वर्ड्स इंटू लेंथ, लेंथ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी इंटू ए वी अपॉन ए इक्वल टू वी। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन तो ये हो गया, और हमेशा सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होता है एक्चुअल वेलोसिटी से, एवरेज फ्लो वेलोसिटी से कह सकते हैं। देन परकुलेटिंग परमेबिलिटी जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपॉन पोरोसिटी का रेशियो होता है, परकुलेटिंग परमेबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन जिसे बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपॉन पोरोसिटी। देन एलन हेजन इक्वेशन, इनने भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की इक्वेशन दी थी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है CD10 का स्क्वायर, जो D10 है हमारा इफेक्टिव साइज बताता है, उसका 10 स्क्वायर, ठीक है, और C की वैल्यू 100 ले सकते हैं। और फिर कोजी-कामान इक्वेशन, ये इक्वेशन भी हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है, एक पेज यहीं पे ऐड करते हैं तो बात बने। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/k इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू अपॉन इंटू ई क्यूब अपॉन 1 + e इंटू गामा नहीं डी स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू कोजी-कामान इक्वेशन, कोजी-कामान इक्वेशन। एक बार फिर से लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, देखिए ये इक्वेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं। तो 1/k कैलाश खेर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 + e डी का स्क्वायर इक्वल टू के, ये हो गया हमारा कोजी-कामान इक्वेशन, ठीक। तो एक अभी NHPC का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी जो 50% से इंक्रीज़ की गई विस्कोसिटी और 50% से डिक्रीज़ की गई है यूनिट वेट, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसका आंसर था कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोजी-कामान इक्वेशन अगर याद होती तो याद होता आपको। तो 1/k इंटू यूनिट वेट अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 + e इंटू डी स्क्वायर, ठीक। देन आगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज़ अ पैरामीटर ऑफ बोथ फ्लूइड एंड प्रॉपर्टी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टी और सॉइल प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इस इक्वेशन के थ्रू पता चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, indirectly proportional to absorbed water, indirectly proportional to the foreign impurities और indirectly proportional to the gases entrapped। ये gases entrapped से related question पूछा गया था SSC में अभी पिछले साल। फिर coefficient of permeability जो है पैरेलल और परपेंड, जैसे पैरेलल लेयर्स ऑफ सॉइल है और परपेंडिकुलर, और फिर नहीं, अच्छा ऐसे नहीं, जैसे हमारी लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है, डिफरेंट। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो पैरेलली निकालेंगे,
और यहीं पे जब ये ऐसी सॉइल लेयर है और फ्लो ऐसे है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो वर्टिकली निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, दोनों को। और जो हमारी पैरेलल है उसमें ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पैरेलल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए, K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2, फिर आगे फर्दर जो भी होगा अपॉन Z1 प्लस Z2। तो ये Z जो है वो डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए। और यहीं पे परपेंडिकुलर के लिए होता है Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2, ठीक है। RRB JEE में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो यहीं पे रुकते हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट आउट डिस्कशन करते हैं कि पोर वाटर प्रेशर इज़ पॉजिटिव, पोर वाटर प्रेशर इज़ पॉजिटिव फॉर कंप्लीट सैचुरेटेड सॉइल, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कंप्लीट सैचुरेटेड सॉइल, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ सोडियम आयंस इंक्रीजेस, अगर सोडियम आयन इंक्रीज करता है अबाउट 10% और मोर, soil becomes less permeable and of poorer tilth। ये जितने भी मैं कोई ये रेड पॉइंट पर रेड पेन से लिखा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो ठीक है, अगर आपका विश्वास ना हो तो आप एज इट इज़ ये डाल के पूछिए, देखिएगा, ए सोडियम आयन इंक्रीजेज अबाउट 10% और मोर, सॉइल बिकम्स, इतना बस डालिएगा, वहाँ पे आपको बाकी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और देखिएगा वो किस पेपर में वो क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा कि लेस परमिएबल और ऑफ पुअरर टिल्थ हो जाती है हमारी ये सॉइल। देन ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ due to high percentage of sodium ions, soil become sticky। पहली बात तो स्टिकी हो जाती है, ठीक है, एंड क्रस्ट व्हेन ड्राई and which result in poorer aeration and of less permeability। ठीक है, फिर एक होता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पढ़ा वैसे ही होता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। जो हमारा इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होता है ये क्या होता है, पहली बात तो इसे ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और स्पेसिफिक परमेबिलिटी। सेकेंडरी नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स
ऑन ओनली सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंस पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और इंट्रिंसिक परमेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये सॉइल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, या फिर बोल सकते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट बड़ी ख़ास है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, जबकि उसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये याद रखिएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है इंट्रिंसिक, जो होती है इंट्रिंसिक का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में वो क्या है, रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो होता है वो होता है के म्यू अपॉन रो जी। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू म्यू अपॉन रो जी, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन आगे डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है। दो मेथड होते हैं, लैब मेथड एंड फील्ड मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड टू डिटरमिन द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो ये जिसने पढ़ा होगा उसको आता होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए लैब मेथड और फील्ड मेथड। लैब मेथड होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है। और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड, जिसे फॉलिंग हेड टेस्ट भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है फॉर कोहेसिव सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो दो लैब मेथड हैं, एक कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जिसे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और एक होता है कोहेसिव सॉइल के लिए जो होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसे वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है के इक्वल टू वी अपॉन IAT। तो जो ये वी है ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोग वेलोसिटी सोच लेते हैं, वेलोसिटी नहीं होता है, वी जो होता है वो हम होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वी अपॉन IAT। और यहीं पे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 ए अपॉन एल, नहीं ए अपॉन ए मतलब छोटा ए अपॉन बड़ा है, इंटू एल अपॉन टी इंटू लॉग 10 H1 अपॉन S2। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लिख के देखते हैं क्या होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला, के 2.303 ए अपॉन ए एल अपॉन टी लॉग H1 अपॉन S2, ठीक है। फिर एक और इसी में एक और होता है, क्या होता है, टू चेक द कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने ऊपर लिखा हो शायद, हाँ ये लिखा है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रीडिंग। हमें कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है S2 इक्वल टू रूट H1 इंटू S3। ये फॉर्मूला ये पूछा जा चुका है। टू चेक द कंसिस्टेंसी फॉर्मूला क्या होता है, तो S2 इक्वल टू रूट H1 इंटू S3, ठीक है। और ये चेक किया जाता है फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर अदर मेथड क्या होते हैं, मेथड इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट। वैसे अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो उसमें चार मेथड दिए थे। एक होता है फॉलिंग हेड टेस्ट, एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट, और एक था कंसोलिडेशन टेस्ट, एक था कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो कई बच्चों ने कंसोलिडेशन टेस्ट लगाया, तो इसका आंसर कॉम्पैक्शन टेस्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CVMV इंटू यूनिट वेट होता है, ठीक है। फिर फील्ड मेथड पंपिंग इन टेस्ट एंड पंपिंग आउट टेस्ट, ठीक है। मोर एक्यूरेट होता है पंपिंग इन टेस्ट फॉर हाईली परमिएबल टेस्ट। इसका जो फॉर्मूला है के इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन 5.5 इंटू H। ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए है फ्रॉम पंपिंग इन टेस्ट। और पंपिंग आउट टेस्ट फॉर होमोजीनस एंड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है।
अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए है, अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए है। ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये आपने जनरली पढ़ा होगा ओपन चैनल फ्लो में, उसमें काफ़ी बार देखा होगा। 2.303 इंटू क्यू अपॉन पाई इंटू एच स्क्वायर H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग 10 R2 अपॉन R1। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये 2 एंड ये टी का। ठीक है, तो क्या है 2.303 इंटू क्यू अपॉन पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग 10 R2 बटे R1। ठीक, और वहीं पे दूसरा जो फॉर्मूला था वो था 2.303 अपॉन, यहाँ पे क्यू नहीं होगा फर्स्ट थिंग, एंड 2 पाई डी H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग 10 R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला पहचानने को भी आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना हमें ज़रूरी है हमारे लिए। देन कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी वाला पार्ट कल पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं, कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूँ। क्या पॉइंट है? लैब मेथड टू डिटरमिन परमेबिलिटी। 2 मेथड तो हम लोग ने पढ़े थे, और भी मेथड होते हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं, सिर्फ नाम देखेंगे। पहला है फॉलिंग हेड टेस्ट, ये तो हम लोग ने देखा था। दूसरा है कांस्टेंट हेड टेस्ट। फिर तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ड्यूरिंग ओडोमीटर टेस्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ओडोमीटर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। टू इट इज़ यूज टू डिटरमिन परमेबिलिटी। देन एक पॉइंट और है कि हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट किया जाता है फॉर पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के लिए परमेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, तो हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, ओडोमीटर टेस्ट भी मेथड यूज़ होता है। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा कि परमेबिलिटी जो होती है, परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल is 10,000 times more less than coarse grain soil। तो ये पार्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक, देन कोजी-कारमान इक्वेशन एक तरीके से और लिखी जा सकती है, तो मैं बता देता हूँ। 1/k के यूनिट वेट अपॉन म्यू E³/1 + E। फिर असली केल यहाँ होता है 1/s का स्क्वायर। ये होता है हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो ये भी कोजी-कारमान इक्वेशन है। कोजी-कारमान इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो वहाँ पे था डी के अकॉर्डिंग d², और यहाँ पे है कोजी-कारमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1/s का स्क्वायर। फिर तरजागी ने परमेबिलिटी के लिए दिया था, तरजागी फॉर परमेबिलिटी। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, बट मैं लिखा देता हूँ।
उनने क्या दिया था, के इक्वल टू 200 इंटू डी स्क्वायर ई इंटू ई का स्क्वायर। तो ये कोजी ताजागी जी ने दिया था के इक्वल टू 200 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, फिर कंसोलिडेशन, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।